हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल क्रेज ऑफ स्टडी। आज हम बीएड थर्ड सेमेस्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ का नेक्स्ट वीडियो देखेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज का हमारा प्रश्न। पहला प्रश्न है, संचित अभिलेख पत्र के निर्माण के सिद्धांत की विवेचना कीजिए। इसका उत्तर है, संचित अभिलेख पत्र का निर्माण करते समय निम्नलिखित सिद्धांतों को ध्यान में रखना चाहिए। पहला है, संचित अभिलेख पत्र सरल तथा सुसंगठित होने चाहिए। इसके रूप की योजना इस प्रकार बनानी चाहिए कि इनके अभिलेख को पढ़ने लिखने में सुविधा रहे तथा समय भी कम लगे। संचित अभिलेख पत्रों को जटिल नहीं बनाना चाहिए। दूसरा है, संचित अभिलेख पत्रों का रूप निश्चित करने के लिए अध्यापकों का सहयोग एवं सहमति प्राप्त करनी चाहिए। तीसरा है, संचित अभिलेख पत्रों के रूप में लचीलापन होना चाहिए ताकि उनमें आवश्यकता अनुसार परिवर्तन किया जा सके। चौथा है, संचित अभिलेख पत्रों का रूप विद्यालय के उद्देश्यों के अनुरूप होना चाहिए। पांचवा है, संचित अभिलेख पत्रों की सूचनाएं या तथ्य व्यवस्थित रूप में लिखे जाने चाहिए ताकि वे छात्र के क्रमित विकास को प्रदर्शित कर सके। छठवां है, संचित अभिलेख पत्रों को ऐसे स्थान पर सुरक्षित रखना चाहिए जहां से उनको प्राप्त करने में कोई कठिनाई ना हो। सातवां है, संचित अभिलेख पत्रों की सूचनाओं तथा तथ्यों को दोहराना नहीं चाहिए। आठवां है, संचित अभिलेख पत्र के निर्माण में निरंतरता के सिद्धांत का पालन करना अत्यंत आवश्यक है, अर्थात यह अभिलेख नियमित रूप से लिखते रहना चाहिए। नौवां है, एक ही स्थान के सभी विद्यालय के संचित अभिलेख पत्रों के प्रारूपों में समानता होनी चाहिए। दूसरा प्रश्न है, व्यक्तिवृत्त अध्ययन प्रविधि की सीमाओं का वर्णन कीजिए। इसकी हेडिंग है, व्यक्तिवृत्त अध्ययन प्रविधि की सीमाएं। पहला है, मात्रात्मक अध्ययन में कठिनाई। इस विधि के उपयोग से संबंधी इकाइयों के गहन अध्ययन के प्रति केवल गुणात्मक सामग्री उपलब्ध होने के कारण इस विधि द्वारा वस्तुपरक सामान्यीकरण करने में कठिनाई आती है। दूसरा है, अत्यधिक समय व धन की आवश्यकता। व्यक्तिवृत्त अध्ययन विधि में सम्मिलित प्रत्येक इकाई के सभी संभावित पहलुओं का गहन एवं सूक्ष्म अध्ययन किया जाता है, जिसके कारण इस प्रविधि में धन एवं समय की आवश्यकता होती है। प्रोफेसर गुडे एवं हार्ट के अनुसार यह समय और धन की दृष्टि से एक खर्चीली प्रणाली है। तीसरा है, अशुद्ध सूचना स्रोत। व्यक्तिवृत्त अध्ययनों में सूचना के मुख्य स्रोत प्रायः डायरियाँ, पत्र, पुस्तकें, स्कूल, दफ्तर आदि के रिकॉर्ड होते हैं जो कई तरह से दोषपूर्ण हो सकते हैं। चौथा है, उच्च स्तर के प्रशिक्षित अध्ययनकर्ता की आवश्यकता। व्यक्तिवृत्त अध्ययन विधि का स्वरूप संवेदनशील होने के कारण शोधकर्ता का प्रशिक्षण उच्च स्तर का होना आवश्यक है। पांचवा है, अध्ययन की पुनरावृत्ति में कठिनाई। इस अध्ययन विधि के अति जटिल, गहन तथा दीर्घकालीन होने के कारण इसकी पुनरावृत्ति में कठिनाई होती है। छठवां है, प्राप्त सूचना या दोषपूर्ण अभिलेख। इस विधि के अंतर्गत प्रायः व्यक्तिगत संपर्क तथा साक्षात्कार का स्वरूप विस्तृत तथा दीर्घकालीन होता है, अतः समय के लंबे अंतराल में शोधकर्ता द्वारा प्राप्त संबंधित सूचनाओं का यथावत विश्लेषण साध्य नहीं रहता। इस स्थिति में यदि वह यांत्रिक साधनों का उपयोग प्राप्त सूचनाओं के अभिलेखन में नहीं करता और केवल स्मृति के आधार पर ही प्राप्त सूचना का अभिलेखन किया जाता है, तब इसमें शोधकर्ता की स्मृति के दोषों के कारण तथा उसके अपने व्यक्तिगत पक्षपातों व पूर्वाग्रहों के कारण भी अभिलेखन में अचेतन रूप से स्वाभाविकता दोष प्रवेश कर जाते हैं। तीसरा प्रश्न है, साक्षात्कार प्रविधि के गुणों का वर्णन कीजिए। इसका उत्तर है, साक्षात्कार प्रवृत्ति के निम्नलिखित गुण हैं। पहला है, साक्षात्कार में हम न केवल यह जान पाते हैं कि किसी व्यक्ति की अमुक विषय में क्या राय है, अपितु हम यह भी पता लगा सकते हैं कि ऐसी राय बनने के पीछे क्या कारण निहित है। दूसरा है, इस प्रविधि को अन्य माध्यमों से प्राप्त सूचनाओं को पूर्ण बनाने हेतु भी एक पूरक प्रविधि के रूप में काम में लिया जा सकता है। तीसरा है, अन्य माध्यमों से प्राप्त सूचनाओं की
प्रामाणिकता स्थापित करने हेतु भी इस प्राविधि का उपयोग किया जा सकता है। चौथा है, प्रश्नावलियों में एक समस्या यह भी रहती है कि उत्तर देने वाला व्यक्ति अन्य व्यक्तियों की राय लेकर उत्तर दे। यह संभावना साक्षात्कार में नहीं रहती, क्योंकि जिस व्यक्ति का साक्षात्कार किया जा रहा है उसे इस बात का पूर्वाभास नहीं रहता कि उससे कौन से प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। पांचवा है, अनेक बार अधिक व्यक्तियों से हम लंबी प्रश्नावलियों के उत्तर की अपेक्षा नहीं कर सकते, किंतु स्वयं जाकर साक्षात्कार करने पर उनसे सूचनाएं प्राप्त की जा सकती हैं। छठवां है, ऐसी परिस्थिति में जबकि हमें अनपढ़ व्यक्तियों से सूचनाएं प्राप्त करनी है तो साक्षात्कार का उपयोग लाभप्रद सिद्ध हो सकता है। सातवां है, प्रायः लिखित उत्तरों में प्राप्त सूचनाओं की अपेक्षा व्यक्तिगत संपर्क द्वारा प्राप्त सूचनाएं अधिक विश्वसनीय होती हैं। चौथा प्रश्न है, क्रम निर्धारण प्रविधि या निर्धारण मापनी को परिभाषित कीजिए। इसका उत्तर है, क्रम निर्धारण प्रविधि या निर्धारण मापनी भी व्यक्ति अध्ययन की एक महत्वपूर्ण विधि है। क्रम निर्धारण प्रविधि के अंतर्गत किसी बालक या व्यक्ति के विशिष्ट गुणों, व्यवहार और लक्ष्यों आदि का मूल्यांकन करके संपर्क में रहने वाले व्यक्तियों से करवाया जाता है। क्रम निर्धारण प्रविधि में व्यक्ति या बालक के विभिन्न गुणों, लक्ष्यों आदि से संबंधित एक क्रमबद्ध सूची होती है, जिनमें से क्रम निर्धारण सूची में दिए गए विभिन्न गुणों या लक्षणों के संबंध में वह किसी एक पर अपनी राय देता है। निर्धारण मापनी या क्रम निर्धारण विधि की परिभाषाएं निम्नलिखित हैं। पहली परिभाषा है, गैरेट के अनुसार व्यक्ति के व्यवहार के कुछ लक्षण और विशेषताएं जिनको वस्तुनिष्ठ परीक्षण की सहायता से सरलतापूर्वक नहीं जाना जा सकता। क्रम निर्धारण इन लक्षणों और विशेषताओं की सीमा के संबंध में निर्णयों को प्राप्त करने की विधि है। दूसरा है, राइट स्टोन के अनुसार क्रम निर्धारण मान या निर्धारण मापनी में कुछ चुने हुए शब्दों, वाक्यों, वाक्यांशों या पैराग्राफों की एक सूची होती है, जिसके आगे निरीक्षण करने वाले मूल्यों के किसी वस्तुनिष्ठ मान के आधार पर कुछ मूल अंकित करता है। तीसरा है, आईजैक तथा अन्य के शब्दों में निर्धारण मापनी वह बहुस्तर वाली मापनी है जिस पर निर्धारण करने वाला व्यक्ति एक विशेषता की मात्रा आत्मगत रूप से व्यवस्थित करता है। प्रायः इस प्रकार की मापनी में 5, 6 या 7 अवस्थाएं होती हैं जो प्रयोज्य को मौखिक रूप से बताई जाती हैं अथवा संख्यानुसार दिखा दी जाती हैं। पांचवा प्रश्न है, साक्षात्कार विधि के मुख्य उपयोगों के बारे में संक्षेप में वर्णन कीजिए। इसका उत्तर है, राइट स्टोन तथा क्रो एवं क्रो ने साक्षात्कार के निम्नलिखित उपयोग बताए हैं। पहला है, यह विधि समस्या के उचित समाधान में सहायता देती है। दूसरा है, इस विधि में अत्यधिक लचीले होने के कारण इसमें आवश्यकतानुसार परिवर्तन किया जा सकता है। तीसरा है, यह विधि विषय में सूझ उत्पन्न करने में उपयोगी होती है। चौथा है, यह विधि विषय में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता की भावना पैदा करती है। पांचवा है, यह समायोजन स्थापित करने की सर्वोत्तम विधि है। छठवां है, इस विधि के द्वारा निदान और उपचार दोनों संभव हैं। आठवां है, इस विधि विषय के संबंध में संपूर्ण सूचनाएं प्राप्त करने में उपयुक्त है। आठवां है, इस विधि से यह सरलतापूर्वक पता लगाया जा सकता है कि विषय की समस्या कब और किन कारणों से उत्पन्न हुई और किस स्थिति में हुई। नौवां है, इस विधि के द्वारा विषय को अपनी समस्याएं प्रकट करने का उचित अवसर मिलता है। 10वां है, इस विधि के द्वारा विषय की समस्या से संबंधित आंतरिक कारणों की भी जांच की जा सकती है। 6वां प्रश्न है, निरीक्षण या अवलोकन के अर्थ तथा परिभाषाओं को संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है, निरीक्षण का अर्थ। निरीक्षण को अवलोकन भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि विज्ञान निरीक्षण से शुरू होता है तथा अंत में अपनी पुष्टिकरण के लिए निरीक्षण पर ही समाप्त होता है। यंग ने निरीक्षण को इस प्रकार परिभाषित किया है, यह आँखों द्वारा जानबूझकर किया गया अध्ययन है जिसे सामूहिक व्यवहार और जटिल संस्थाओं तथा संपूर्ण वस्तु की अलग इकाइयों की जांच के लिए प्रयुक्त किया जाता है। मॉशर के शब्दों में निरीक्षण वैज्ञानिक ढंग से पूछताछ की एक श्रेष्ठ विधि है। इस विधि में कानों और आवाज़ की अपेक्षा आँखों का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि इस विधि में पहला है, नेत्रों
का सावधानी पूर्वक प्रयोग किया जाता है। दूसरा है अध्ययन बहुत ही सावधानी से किया जाता है। तीसरा है इस विधि द्वारा अध्ययन की प्राथमिक सामग्री प्राप्त की जा सकती है। चौथा है विभिन्न प्रकार की समस्याओं का अध्ययन इस विधि द्वारा संभव है। पांचवा है इस विधि का प्रयोग प्राथमिक आंकड़े इकट्ठे करने हेतु किया जाता है। सातवां प्रश्न है निरीक्षण व अवलोकन प्रविधि के दोषों पर प्रकाश डालिए। इसका उत्तर है इस विधि के निम्नलिखित दोष या सीमाएं हैं। पहला है कई बार प्रशिक्षित निरीक्षणकर्ताओं का अभाव रहता है। अप्रशिक्षित निरीक्षणकर्ता निरर्थक सामग्री एकत्रित कर लेता है। दूसरा है निरीक्षण द्वारा अचेतन मन के बारे में जानना असंभव होता है। तीसरा है निरीक्षण की रिपोर्ट पूर्ण रूप से सही नहीं लिखी जा सकती। चौथा है इस विधि द्वारा आंतरिक व्यवहार को जानना कठिन होता है। पांचवा है कई बार निरीक्षण के लिए घटनाओं की पुनरावृत्ति के लिए बहुत प्रतीक्षा करनी पड़ती है। छठवां कई बार व्यक्ति के व्यवहार में बनावटीपन आ जाता है जिससे निरीक्षण में भी त्रुटि आ जाती है। सातवां है वह एक आत्मनिष्ठ विधि है। यह एक आत्मनिष्ठ विधि है। निरीक्षणकर्ता कई बार निरीक्षण में बहुत ही लचीला रवैया अपना लेते हैं, इससे परिणाम प्रभावित होते हैं। आठवां प्रश्न है प्रश्नावली प्रविधि के अर्थ तथा परिभाषाओं को संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है वास्तव में प्रश्नावली प्रविधि में प्रश्नों की एक सूची होती है। इसमें बालक के विद्यालय जीवन, सामाजिक जीवन, घरेलू जीवन और संवेगात्मक स्थिति में संबंधित विभिन्न प्रकार के प्रश्न दिए होते हैं तथा जिनका उत्तर छात्र को हाँ या नहीं में देना होता है। इसका उत्तर है प्रश्नावली का अर्थ एवं परिभाषाएं। प्रश्नावली वास्तव में विभिन्न प्रकार के प्रश्नों की सूची होती है जिनके उत्तरों के आधार पर व्यक्ति के संबंध में जानकारी प्राप्त की जाती है। प्रश्नावली की परिभाषाएं विभिन्न विद्वानों ने भिन्न भिन्न प्रकार से दी हैं। कुछ प्रमुख विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाएं निम्नलिखित हैं। पहला है बोगार्डस के शब्दों में प्रश्नावली विभिन्न व्यक्तियों को उत्तर देने के लिए दी गई प्रश्नों की एक तालिका है। गुड एवं हार्ट के शब्दों में समानता प्रश्नावली से एक ऐसे उपकरण का बोध होता है जिससे प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने के लिए एक प्रपत्र का उपयोग किया जाता है जिसे सूचनादाता स्वयं भरता है। पीवी यंग के अनुसार प्रश्नावली एक ऐसे प्रपत्र की संज्ञा दी जाती है जिसको उत्तरदाताओं को प्रायः डाक द्वारा प्रेरित किया जाता है तथा इसमें उत्तरदाताओं द्वारा स्वयं मूल्यांकन प्रस्तुत किया जाता है। गुड वर्ग के अनुसार मूल रूप से प्रश्नावली उद्दीपकों का एक समूह है जिसके द्वारा शिक्षित व्यक्ति इन उद्दीपनों के अंतर्गत अपने मौखिक व्यवहार का अनुभव करने के लिए करते हैं। गिल्सन जी के अनुसार प्रश्नावली बड़ी संख्या में लोगों से अथवा छोटे चुने हुए एक समूह से जो कि विस्तृत क्षेत्र में फैला हुआ होता है सीमित मात्रा में सूचनाएं प्राप्त करने की एक सुविधाजनक प्रणाली है। 9वां प्रश्न है क्रम निर्धारण प्रविधि की कमियों या सीमाओं का संक्षेप में प्रकाश डालिए। इसका उत्तर है क्रम निर्धारण प्रविधि के मुख्य दोष या कमियां निम्नलिखित हैं। पहला है सभी निर्णायकों के निर्णय करने की योग्यता एवं बुद्धि एक समय न होने के कारण उनके क्रम निर्धारण में समानता नहीं पाई जाती है। दूसरा है सभी निर्णायकों का अलग अलग व्यक्तियों के प्रति अलग अलग दृष्टिकोण होता है तथा उसी के अनुसार वे उनका क्रम निर्धारण करते हैं। इसके फलस्वरूप क्रम निर्धारण की विश्वसनीयता भी कम हो जाती है। तीसरा है योग निर्धारण के अभाव के कारण यह विधि छात्रों या व्यक्तियों के बारे में उचित जानकारी प्रदान करने में असफल सिद्ध होती है। चौथा है अधिकांश मापनकर्ता अनुपस्थित बिंदुओं में भेद नहीं कर पाते। उत्तम या अति उत्तम, हीन तथा अतिहीन में भेद करना कठिन होता है, इसलिए निर्धारण मापनी में अधिक बिंदु होने पर उनकी जटिलता बढ़ जाती है। पांचवा है जिन व्यक्तियों से अधिक संपर्क होता है उनसे संबंधित सूचना सही दी जा सकती है, परंतु जिनसे कभी कभी भेद होती है
उनके संबंध में सही सूचना नहीं दी जा सकती। अधिक निकट के व्यक्तियों का रेटिंग भी ऊंचा हो सकता है। छठवां है, मापनकर्ता अपनी अनुपस्थिति बिंदु को अंकित करने का औचित्य नहीं दे पाता, उनका उत्तर तर्क संगत नहीं होता है। 10वां प्रश्न है, संचयी आलेख का अर्थ बताइए। इसका उत्तर है, हेडिंग है संचयी आलेख। संचयी आलेख मूल्यांकन प्रविधियों की गुणात्मक प्रविधि है। संचयी आलेख अभिलेख में विद्यालय में अध्ययनरत प्रत्येक विद्यार्थी के संबंध में सूचनाओं को क्रमबद्ध तथा नियमित रूप से प्रस्तुत किया जाता है। इस आलेख में बालक से संबंधित संपूर्ण सूचनाएं जैसे शैक्षिक प्रगति, मानसिक परीक्षाफल, उपस्थिति, योग्यता, रुचियों आदि का आलेख प्रस्तुत किया जाता है। संचयी आलेख अभिभावकों, शिक्षकों तथा संस्था प्रधानों के लिए अधिक महत्वपूर्ण तथा उपयोगी होती है। इसकी सहायता से नवीन छात्रों में शीघ्रता से परिचित कराया जा सकता है। जब विद्यार्थी एक विद्यालय छोड़कर दूसरे विद्यालय में जाता है तो उसका यह अभिलेख भी दूसरे विद्यालय में भेज दिया जाता है, जिससे उस विद्यालय के शिक्षक या प्रधानाचार्य को इस अभिलेख की सहायता से अमुक बालक के संबंध में संपूर्ण जानकारी मिल जाती है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण अभिलेख होता है। यह कार्ड, फोल्डर तथा बुकलेट के रूप में तैयार किया जा सकता है। संचयी अभिलेख पत्र संकलित आलेख पत्र में छात्र से संबंधित सभी सूचनाएं प्राप्त की जाती हैं। WC एलन ने संकलित आलेख पत्र के संबंध में कहा है, संकलित आलेख पत्र में छात्रों के व्यक्तिगत मूल्यांकन से संबंधित सूचनाओं का आलेख होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बीए थर्ड सेमेस्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। थैंक यू।